डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल उन दर्शकों या पाठकों अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बनाई गई है। इसमें रोमांटिक, अंतरंग और परिपक्व विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया इस सामग्री से दूर रहें। यह रचना पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 171 श्रीलिन, अगर यह दवा जारी की जा सकती है, तो मुझे डर है। अगले दिन, जी यचुन और जेड यू ने अपने घर के पास के बच्चों के लिए कुछ उपहार और खिलौने खरीदे और फिर लिन जुवान के घर के लिए रवाना होने की तैयारी की। जाने से पहले उन्होंने लिन जुवान को एक संदेश भेजा। कुछ ही देर बाद, जेड यू कार चलाकर लेकसाइड गार्डन पहुंच गई। दादाजी, मिस्टर लिन और उनका परिवार यहीं रहते हैं। ओह, मिस्टर लिन की प्रतिभा के साथ यहाँ रहना आसान नहीं है। मैं मिस्टर लिन को संदेश भेजकर उन्हें बता दूंगा कि हम गेट के बाहर हैं। ठीक है। विला में, लिन शुवान बच्चों के साथ खेल रहा था जब उसे संदेश मिला। उसने यांग जियाई को बताया और गेट पर जाकर सुरक्षा गार्ड से कहा कि जेडयू को गाड़ी चलाकर अंदर आने दिया जाए। तहखाने में कार पार्क करने के बाद, जेडयू और जी यचुन एक साथ कार से बाहर निकले। श्रीलिन, धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी बनाई दवा मेरे लिवर कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर देगी। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, जी यचुन ने कृतज्ञता से भरकर लिन जुवान को देखा। एक डॉक्टर का दिल दयालु होता है, मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था। श्रीलिन, यद्यपि आप इसे एक छोटा सा प्रयास मानते हैं, लेकिन यदि आप ना होते तो मेरे दादाजी की हालत ठीक नहीं हो पाती, इसलिए हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। लिन जुवान के लिए यह वास्तव में एक छोटी सी बात थी, लेकिन जेडयू के परिवार के लिए, लिन जुवान उनके परिवार का महान उपकारक था। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। चलो, मेरे घर आकर बैठते हैं। ठीक है, मिस्टर लिन। जेडयू ने सिर हिलाया, ट्रंक खोला और खरीदे गए उपहार निकाले। लिन जुबान के कदमों का अनुसरण करते हुए, वे एक साथ विला में प्रवेश कर गए। बकवास आह! दबाव और एरबाव ने कल के अजनबियों को फिर से अपने घर आते देखा और भ्रम में अपनी आंखें झपकाईं। श्रीजी, आप आ गए। यांग जियाई ने उन्हें आते देख मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। श्रीमती लिन, नमस्ते, हम आज आपको परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आओ और बैठो। बहन यांग, ये कुछ उपहार हैं जो हमने खरीदे हैं, जिनमें बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी शामिल हैं, ताकि मैं अपने दादाजी को बचाने के लिए श्रीलिन को धन्यवाद दे सकूं। आप बस आ सकते हैं, उपहार क्यों ला रहे हैं? यांग जियाई ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई, जेडयू के हाथ से उपहार ले लिए और उन्हें एक तरफ रख दिया। वह समझ गई कि भले ही वह उन्हें स्वीकार न करे, फिर भी जेडयू और अन्य लोग उन्हें घर पर ही छोड़ देंगे। मिस्टर जी, मिस जी, कृपया पहले बैठ जाइए। यांग जियाई ने उनका अभिवादन किया, फिर उनके लिए पानी डालने के लिए मुड़ा। कृपया बैठ जाओ। ठीक है, मिस्टर लिन। जैसे ही वे बैठे, यांग जियाई 2 गिलास जूस लेकर आया और उनके सामने रख दिया। श्रीमान जी, मिस जी, हम घर पर शायद ही कभी चाय पीते हैं, इसलिए हमने कोई चाय नहीं बनाई, हम इसके स्थान पर केवल जूस का उपयोग कर सकते हैं। श्रीमती लिन, सब ठीक है। मिस्टर लिन, इस बार हम यहाँ मुख्यतः आपका धन्यवाद करने आए हैं। अगर आपकी दवा ना होती, तो मेरी हालत ठीक नहीं होती। कल दवा लेने के बाद, हम जांच के लिए अस्पताल गए, और डॉक्टर ने भी कहा कि यह एक चमत्कार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर लिन की चिकित्सा कुशलता इतनी अद्भुत होगी। श्री जी, आप बहुत दयालु हैं। हालांकि वह इस बात को लेकर थोड़ा उत्सुक था कि लिन जुवान ने अपने लिवर कैंसर को ठीक करने के लिए किस तरह की औषधीय सामग्री का इस्तेमाल किया था, यह किसी और का रहस्य था और जी यचुन बहुत ही चतुर था और उसने गहराई से नहीं पूछा। श्रीलिन, जहां तक मुझे पता है, देश में बहुत से लोग लीवर कैंसर से पीड़ित हैं। अगर यह दवा जनता के लिए जारी की जा सके, तो मेरा मानना है कि इससे और ज्यादा मरीज ठीक हो जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्रीलिन के पास इस दवा को बढ़ावा देने के लिए कोई विचार है। यह उनकी यात्रा का एक अन्य उद्देश्य था। आखिरकार, यह दवा अधिकाधिक यकृत कैंसर रोगियों की मदद कर सकती है। यदि इसका पूर्ण प्रचार किया जा सके और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, तो मेरा मानना है कि वे लोग भी श्रीलिन के प्रति कृतज्ञता से भर जाएंगे। यह सुनकर लिन जुबान थोड़ा उदास हो गया। दरअसल, उसके मन में यह विचार नहीं था, लेकिन जी यचुन की बात सुनने के बाद, वह इस पर विचार कर सका। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ लिवर कैंसर के इलाज में ही उन परिवारों को हर साल बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अमीरों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब परिवार इसके इलाज के लिए इतना पैसा नहीं दे सकते। यदि इस दवा को बढ़ावा दिया जा सके तो इससे सचमुच बहुत लाभ होगा। लिन हुआन का यह भी मानना था कि भले ही यह दवा हजारों या लाखों में बिकती हो, जब तक उन्हें पता है कि यह दवा यकृत कैंसर को ठीक कर सकती है, तब तक वे इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार होंगे। यांग जियाई ने लिन जुबान की तरफ देखा। उसके पति को यह फैसला खुद लेना चाहिए, और लिन जुबान की पत्नी होने के नाते, चाहे उसका पति कोई भी फैसला ले, वह उसका साथ देगी। दरअसल, यह दवा अभी भी प्रायोगिक चरण में है। आपने जो दवा ली थी, उसके अलावा मेरे हाथ में एक और दवा है।
लेकिन इस दवा के लिए बहुत सारी औषधीय सामग्री की जरूरत होती है। पिछली बार आपने जो औषधीय सामग्री भेजी थी उससे सिर्फ 2 गोलियां ही बनी थीं। श्रीलिन, हम औषधीय सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा अगर अस्पताल उद्योग के लोगों को इसके बारे में पता है तो मेरा मानना है कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के आपको शोध के लिए औषधीय सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। उनका मानना है कि अगर यह दवा जनता के लिए जारी कर दी जाती है तो यह चिकित्सा जगत में हड़कंप मचाने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे डर है कि उस समय बहुत से लोग लिन जुवान को ढूंढने और उससे बात करने आएंगे। खैर, मैं दूसरों से परेशान नहीं होना चाहती। आप यह भी जानते हैं कि मेरे घर पर बच्चे हैं। अगर किसी दिन हम बाहर जाएं और लोगों का एक समूह हमें घेर ले, हमारी जिंदगी में खलल डाले, तो मैं ऐसा नहीं देखना चाहती। यह दवा जनता के लिए जारी की जा सकती है, लेकिन लिन हुआन इस मामले के कारण परेशान नहीं होना चाहता है। श्रीमान लिन, चिंता न करें। हालांकि हमारा चिकित्सा केंद्र बड़ा नहीं है, फिर भी पारंपरिक चीनी चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी कुछ प्रतिष्ठा है। हमारा चिकित्सा केंद्र आपको दवा बेचने में मदद कर सकता है और आपकी पहचान जाहिर नहीं करेगा ताकि वे लोग आपको परेशान न करें। इसके अलावा मेरा एक अनुरोध है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्रीलिन इसे सुन सकते हैं। आप बताओ श्रीलिन, आपकी चिकित्सा कुशलता मेरी तुलना में कहीं बेहतर है। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि आप मेरी पोती को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। जी यचुन ने गंभीर भाव से कहा। ओह, अपनी पोती को शिष्य के रूप में स्वीकार करें। हाँ मिस्टर लिन, हालांकि मैं अपनी पोती को चिकित्सा कौशल सिखा रहा हूं, लेकिन मेरे चिकित्सा कौशल मिस्टर लिन से पूरी तरह अलग हैं। यदि संभव हो तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी पोती को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे और उसे अपना छात्र बना लेंगे। लिन शुवान ने जेडयू की तरफ देखा। पिछली बार हुई पहली मुलाकात से ही उसे पता था कि यह लड़की दयालु है, लेकिन उसे जेडयू को चिकित्सा कौशल सिखाने देना जरूरी था। श्री जी, कृपया मुझे इस मामले पर कुछ समय विचार करने की अनुमति दें और मैं आपको कुछ दिनों में उत्तर दूंगा। लिन हुआन ने कुछ देर सोचा और सीधे तौर पर मना नहीं किया, न ही सीधे तौर पर सहमत हुआ, बल्कि इस पर विचार करने की योजना बनाई। यह सुनकर जी यचुन का चेहरा खिल उठा। मिस्टर लिन ने सीधे मना नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इस मामले में अभी भी उम्मीद बाकी है। हाल ही में उन्हें अपनी पोती को अच्छा प्रदर्शन करने देना है और श्री लिन को संतुष्ट करने का प्रयास करना है। जहां तक आपने जिस दवा का उल्लेख किया है, मुझे इस मामले पर भी विचार करना होगा और फिर आपको एक साथ जवाब देना होगा। ठीक है श्रीमान लिन, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। जी यचुन को कोई जल्दी नहीं थी। चाहे लिन जुवान बाद में सहमत हो या असहमत, वह लिन जुवान के फैसले का सम्मान करेगा। अध्याय 172 फिर से आगे बढ़ना। जी यचुन ने भी लिन जुवान के घर पर जेडयू के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक रहने के बाद विदा ली। दादाजी, क्या आपको लगता है कि मिस्टर लिन सहमत होंगे? जेडयू पहले मामले के बारे में पूछ रही थी, जो दवा के बारे में था। वास्तव में लिन जुबान उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थी या नहीं, यह बात उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। मुख्य बात अभी भी दवा थी। उसे सहमत होना चाहिए, है ना? जी यचुन ने थोड़ा अनिश्चित स्वर में कहा। पत्नी, मैं जाने की योजना बना रहा हूँ। विला में लिन हुआन ने यांग जियाई को देखा और धीरे से कहा। कदम। यह सुनकर यांग जियाई थोड़ा स्तब्ध रह गया। अचानक क्यों आगे बढ़ना? हाँ बीवी, जिनिक्सियू पार्क में मेरा एक और विला है। वह विला काफी बड़ा है और उसमें बगीचा वगैरह भी है, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। तब तक, जब बच्चे 1 साल के हो जाएंगे, मुझे यकीन है कि माँ और पिताजी आएंगे और हम उनका पहला जन्मदिन जिनिक्सियू पार्क में मनाएंगे। तुम क्या सोचते हो? यह सुनकर यांग जियाई ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है पति, मैं आपकी बात मानूंगी। तो हम कब चल रहे हैं? अगले 2 दिनों के भीतर। मुझे बताइए कब, ताकि मैं छुट्टी मांग सकूं और आपके साथ चल सकूं। ठीक है। मंगलवार को यांग जियाई ने काम से 1 दिन की छुट्टी ली और घर लौट आए, तथा आज जाने की तैयारी कर रहे थे। सारा सामान आर.वी. में रखने के बाद लिन शुवान बच्चों को लेकर कार में बैठ गया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने कार स्टार्ट की और चलने के लिए तैयार हो गया। यांग जियाई ने लिन जुवान की दूसरी कार चलाई और वे दोनों जिनिक्सियू पार्क की ओर चल पड़े। 10 मिनट बाद कार जिनशियू पार्क के बाहर पहुंची। लिन जुवान ने कार पार्क की और सुरक्षा कक्ष में जाकर अपनी संपत्ति का दस्तावेज गार्ड को सौंप दिया। गार्ड ने इसे देखने के बाद आदरपूर्वक कहा, श्री लिन, आपका स्वागत है। कृपया अंदर आइए। ठीक है। लिन हुआन ने संपत्ति का दस्तावेज वापस ले लिया और आर.वी. को पार्क में ले गया। उनका विला नाम 2 था। कार के अंदर यांग जियाई ने बड़े आश्चर्य से सामने वाले विला को देखा। जैसा कि उसके पति ने कहा था, यह विला लेक हॉट गार्डन वाले उनके विला से कई गुना बड़ा था। कार को तहखाने में पार्क करने के बाद लिन हुआन और यांग जियाई सबसे पहले बच्चों को विला में ले गए। जैसे ही वह विला में दाखिल हुई, यांग जियाई आंतरिक सजावट देखकर दंग रह गई। इस विला की सजावट पूरी तरह से चीनी शैली की थी।
चीनी शैली, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शास्त्रीय चीनी सौंदर्यशास्त्र पर आधारित एक सजावट शैली है जिसका प्रतिनिधित्व महल वास्तुकला करती है। चीनी शैली में विला का डिजाइन विला के शानदार स्वभाव को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। अपनी नक्काशीदार बीम और चित्रित स्तंभों, शानदार आभा और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए विवरणों के साथ, चीनी शैली बड़े फर्श क्षेत्रों वाले विला के लिए बहुत उपयुक्त है। चीनी शैली में अक्सर धातु और अन्य सामग्रियों के बजाय लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की सामग्री अक्सर महंगी होती है, इसलिए चीनी विला की सजावट भव्य और सादी लगती है, फिर भी यह विरासत में अत्यंत समृद्ध होती है। बाहर, सादी और सुंदर सफेद दीवारें और गहरे रंग की टाइलें थीं, जिनमें सादे और सुंदर रंग थे। ऊंची दीवारें, घोड़े के सिर के आकार के गैबल्स और लहराती, सुव्यवस्थित समोच्च रेखाएं, प्राचीन और उत्तम, एक शानदार उपस्थिति के साथ एक भटकते हुए ड्रैगन की तरह। जटिलता और सरलता के बीच का अंतर, काले और सफेद का संयोजन। सफेद दीवारों और गहरे रंग की टाइलों का वह सुंदर और शांत विस्तार सचमुच चावल के कागज पर गिरती स्याही की कल्पना को उजागर करता है, जो स्याही के 5 रंगों को प्रदर्शित करता है: जला हुआ, गहरा, भारी, हल्का, फीका। जियांगन क्षेत्र में, सफेद पर काले की एक सुंदर स्याही पेंटिंग। गहरे रंग की टाइलें सुलेख के स्ट्रोक की तरह थीं, जबकि सफेद दीवारें खाली स्थान के बड़े क्षेत्रों की तरह थीं, जो घूमते हुए ब्रश स्ट्रोक के भीतर असीम कलात्मक अवधारणा और आकर्षण के लिए जगह छोड़ती थीं। भूपति, इस विला की शैली बहुत सुंदर है। एक चीनी व्यक्ति के रूप में, यांग जियाई तुरंत विला की शैली की ओर आकर्षित हो गए और उन्हें तुरंत उससे प्यार हो गया। पत्नी, यह विला इतना साधारण नहीं है। पीछे एक बगीचा भी है और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा बेडरूम हैं, जिनमें एक होम थिएटर भी है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में हमें फिल्में देखनी हो तो हमें बच्चों को सिनेमा ले जाने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधे घर पर ही फिल्में देख सकते हैं। इसके अलावा, यहाँ एक निजी स्विमिंग पूल भी है। अगर आप तैरना चाहें तो हम पूल में जा सकते हैं। यहाँ रॉकरीज भी हैं, अगर आप मछलियाँ पालना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। लिन जुवान ने यांग जियाई को विला से परिचित कराया। अपने पति की बात सुनकर यांग जियाई की आंखें छोटे सितारों की तरह चमक उठी और उसने प्रशंसा से उसकी ओर देखा। जैसा कि उसके पति से उम्मीद की जाती थी, वह हमेशा अद्भुत था। उसका हृदय खुशी और उत्साह से भर गया। बच्चों, क्या तुम्हें यह विला पसंद है? लिन हुआन ने 2 प्यारे छोटे बच्चों को देखा और धीरे से कहा। ये हाँ। दबाव और एरबाव मुस्कुराए और बड़बड़ाए, मानो कह रहे हों कि उन्हें यह बहुत पसंद आया। बच्चों, तुम और मम्मी अभी कमरे में ही रहो, पापा सामान लेने जाएंगे। लिन हुआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए बच्चों को अपनी पत्नी को सौंप दिया और फिर वी से सामान को विला में लाने के लिए तहखाने में चला गया। वूफ वूफ, म्याओ। पोफैंग और जियांग जिलान ने भी घर में प्रवेश करते ही विला को जिज्ञासा से देखा। पोफैंग, जियांग जिलान, अब से यह हमारा नया घर होगा। वूफ। सभी सामान अंदर लाने के बाद अगला कदम अपनी पत्नी और बच्चों को विला का दौरा कराने ले जाना था। वाह पति, देखो यह स्विमिंग पूल कितना बड़ा है। वाह पति, देखो यह होम थिएटर अद्भुत है। रास्ते में यांग जियाई की चीखें सुनी जा सकती थीं। हालांकि अब वह 2 बच्चों की मां थी, फिर भी वह अभी भी एक बच्चे की तरह थी, और जब भी कोई अनोखी चीज देखती तो आश्चर्य से चिल्ला उठती थी। आखिर किसने उसे लिन जुवान का अनमोल बड़ा बच्चा बनाया? अपनी पत्नी को बच्चों की तरह व्यवहार करते देख लिन हुआन भी बहुत खुश हुआ। दोपहर में, झाओ युजिया भी काम से छुट्टी लेकर वीचैट पर संदेश देखते हुए जिनशियू पार्क की ओर चल पड़ी। पार्क के बाहर पहुंचकर उसने लिन जुवान को एक संदेश भेजा। लिन हुआन मुख्य द्वार पर आया, सुरक्षा गार्ड से लाइसेंस प्लेट दर्ज कराई और फिर झाओ युजिया पार्क में चला गया। लिन हुआन, यह विला तुम्हारा है। यह लेक हॉट गार्डन वाले से कई गुना बड़ा है। झाओ युजिया ने पहली बार इस विला को देखा था और उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी यांग जियाई की थी जब वह पहली बार आई थी। हाँ, यह हमारा नया घर है। चलो अंदर चले। ठीक है। जैसे ही वह विला में दाखिल हुई, झाओ युजिया के चेहरे पर आश्चर्य का भाव फीका नहीं पड़ा। उन्हें इस विला की शैली भी बहुत पसंद आई। हालांकि, उनकी वर्तमान वित्तीय क्षमता को देखते हुए, इस शैली का विला खरीदने के लिए संभवतः दशकों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। यदि लिन जुबान न होती, तो वह ऐसे विला में नहीं रह पाती। युजिया, तुम वापस आ गई। जियाई, मैं वापस आ गया हूँ। यह विला बहुत सुंदर है। झाओ युजिया ने यांग जियाई को देखा, जल्दी से उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, आपके चेहरे पर जो भाव हैं, वे लगभग वैसे ही हैं जैसे मेरे चेहरे पर थे जब मैंने पहली बार यह विला देखा था। बिल्कुल, इस तरह के विला की कीमत असाधारण होनी चाहिए। मुझे लगता है, इस विला की कीमत कई 100 मिलियन होनी चाहिए, है ना? 800 मिलियन, लिन हुआन ने बगल से उत्तर दिया। 800 मिलियन, हे भगवान, 800 मिलियन का विला। अगर मैं अकेला होता, तो शायद मैं पूरी जिंदगी काम करके भी इसे नहीं खरीद पाता। अध्याय 173 शिशुओं के लिए गतिविधि क्षेत्र बनाना। यांग जियाई ने हंसते हुए कहा, इस विला में कई कमरे हैं। आज रात सोने के लिए आप जो चाहें चुन सकते हैं। ठीक है,
झाओ युजिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपना कमरा चुनने चली गई। इस विला में कुल 2 मंजिलें हैं। हालांकि इसमें सिर्फ 2 मंजिलें हैं, फिर भी कमरे विशाल हैं। बगीचे में 2 झूले भी हैं जहां आप आसपास के फूलों की प्रशंसा कर सकते हैं। आप उन पर झूल भी सकते हैं। अब चूंकि काफी समय हो गया था, लिन हुआन बच्चों को साथ लेकर बगीचे में घूमने गई। या दबाव और एरबाव ने बगीचे में उड़ती तितलियों को देखा और उत्साहित होकर बड़बड़ाने लगे। बच्चों, ये तितलियां हैं। यहाँ के फूल इतने सुंदर हैं कि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यांग जियाई ने बच्चों को समझाया। बच्चों, चलो, पापा मम्मी तुम्हें झूले तक ले जाएंगे। लिन जुवान और यांग जियाई ने दबाव और एरबाव को झूले के पास ले गए, उन पर बैठ गए, बच्चों को अपनी बाहों में लिया और झूला झूलना शुरू कर दिया। या दबाव और एरबाव बहुत उत्साहित लग रहे थे। यह उनका पहली बार झूला झूलने का अनुभव था। बच्चों, कैसा है? क्या तुम्हें पसंद आया? अगर तुम्हें यह पसंद आएगा, तो पापा और मम्मी तुम्हारे लिए सुरक्षा सीटें खरीदेंगे और उन्हें ऊपर लगा देंगे ताकि तुम खुद झूल सको। इया, बाबा, माँ, पत्नी, देखो, दबाव और एरबाव इतने उत्साहित हैं कि वे डैडी और मम्मी को बुला रहे हैं। कुछ देर बगीचे में खेलने के बाद लिन हुआन और यांग जियाई बच्चों को वापस लिविंग रूम में ले गए। उन्होंने फर्श पर स्पंज मैट बिछाया, उस पर बैठे और बच्चों के साथ खेलने लगे। शिशुओं ने अपने मोटर कौशल का भी अभ्यास जारी रखा। पति जी, बच्चों को देखो, जब वे कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। हाँ, पत्नी, हाँ, मुझे विश्वास है कि हमारे छोटे प्यारे बच्चे जल्द ही अपने आप चलने में सक्षम हो जाएंगे। बच्चों, आओ, यांग जियाई मुस्कुराए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। दबाओ, एरबाओ, मम्मी बोलो। माँ, बच्चों, डैडी, डैडी कहो। बाबा, बाबा नहीं, डैडी है। लिन हुआन ने धीरे धीरे डैडी शब्द दोहराया, दबाव और एरबाव के उच्चारण को सही करने की कोशिश की। हालांकि छोटे बच्चे थोड़े चिंतित लग रहे थे और बाबा को पुकारते रहे। बच्चों, चिंता मत करो, अपना समय लो। यह देखकर कि बच्चे थोड़े चिंतित थे, लिन हुआन ने उन्हें धीरे से दिलासा दिया और उन्हें धीरे धीरे पढ़ाना जारी रखा। दोनों छोटे बच्चों ने पापा के उच्चारण की अच्छी तरह से नकल की, लेकिन फिर भी उन्हें बाबा कहकर पुकारा। पतिदेव, चिंता मत करो, अपना समय लो। बच्चे बहुत देर से आवाज नहीं दे पा रहे हैं, इतनी जल्दी वे पापा मम्मी को कैसे ठीक से पुकार पाएंगे। यांग जियाई एक तरफ बैठ गई, अपने पति की शक्ल देखी, असहायता से अपना सिर हिलाया और उसे दिलासा दिया। इस समय जियांग जिलान, जो लिन जुवान और यांग जियाई के बगल में था, ने अचानक पुकारा। म्याओ। दबाव और एरबाव ने जियांग जिलान की ओर देखा और अचानक म्याऊं म्याऊं करने लगे। मिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब लिन जुवान और यांग जियाई ने बच्चों की आवाजें सुनी तो उनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह उभर आए। क्या स्थिति है? मिया। दबाव और एरबाव ने खुशी खुशी जियांग जिलान की आवाज की नकल की। दबाव और एरबाव को जियांग जिलान की आवाज की नकल करते हुए सुनकर लिन हुआन ने बिल्ली को घूरा और जल्दी से जियांग जिलान को एक तरफ ले गया। ऐसा नहीं चलेगा। अगर भविष्य में उसके बच्चों ने बिल्ली से कुछ गलत सीखा और दिन भर म्याऊं म्याऊं करते रहे तो उसे और उसकी पत्नी को सिरदर्द हो जाएगा। इसलिए उन्हें भविष्य में ऐसा होने से रोकना था। वह बच्चों को जियांग जिलान और पोफेंग से सीखने नहीं दे सकते थे। शाम को रात के खाने के बाद लिन हुआन और यांग जियाई ने कुछ देर के लिए लिविंग रूम में टीवी देखा, फिर बच्चों को आराम करने के लिए ऊपर ले गए। 1 घंटे से अधिक समय तक बिस्तर पर खेलने के बाद दबाव और एरबाव को अंततः नींद आ गई। दबाव और एरबाव बिस्तर पर लेट गए, पलकें झपकाईं और जम्हाई ली। बच्चों, आओ, पापा और मम्मी तुम्हें सुला देंगे। बच्चों को सुलाने के बाद उन्होंने उन्हें पालने में लिटा दिया। यांग जियाई ने फिर अपना पजामा ढूंढा और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। स्नान करने के बाद वह शयन कक्ष में लौटी, अपने पति की ओर देखा और धीरे से बोली, पतिदेव, आप भी स्नान कर लें। ठीक है, पत्नी। लिन हुआन ने सिर हिलाया, अपना पजामा लिया और बेडरूम से बाहर चला गया। जब उसका पति चला गया तो यांग जियाई एक बच्चे की तरह बिस्तर पर कूद पड़ी। वो शायद बहुत ज्यादा उत्तेजित होने के कारण यांग जियाई ने रजाई को गले लगाया और बिस्तर पर लौटने लगी। वह गलती से बिस्तर से गिर गई। शुक्र है कि रजाई ने उसे बचा लिया, वरना वह बहुत जोर से गिर सकती थी। उफ। यांग जियाई जमीन से उठी, चारों ओर देखा, फिर रजाई बिस्तर पर रख दी और अपना चेहरा सीधे रजाई में छिपा लिया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर शुक्र है कि उसका पति अभी भी बाथरूम में था और बच्चे सो रहे थे। अगर उसके पति ने उसे देख लिया होता तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती। कुछ ही देर बाद लिन हुआन बाथरूम से बेडरूम में आया, अपनी पत्नी को रजाई में सिर छिपाते हुए देखा, उत्सुकता से उसके पास गया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और धीरे से कहा, पत्नी, क्या हुआ? यांग जियाई ने आवाज सुनी, अपना सिर झुकाया और लिन जुवान को देखा। पति। वह अपने पति की बाहों में ऐसे कूद पड़ी जैसे वह बिगड़ल बन रही हो। अपनी पत्नी के बिगड़े हुए रूप को देखकर लिन हुआन धीरे से मुस्कुराया, अपना सिर उसके सिर पर रख दिया और अपनी ठुड्डी से उसके बालों को रगड़ा।
हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी अचानक उसके साथ इतना बिगड़ क्यों गई है, पर उसे अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार पसंद था। लिन हुआन ने यांग जियाई के शरीर को अपनी बाहों में लिया और उसके कान में फुसलाया। अगले दिन नाश्ते के बाद यांग जियाई स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। बच्चों, मम्मी स्कूल जा रही हैं। घर पर अच्छे से रहना और पापा की बात मानना। इया पतिदेव, मैं जा रही हूँ। घर पर बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है पत्नी, चिंता मत करो, मैं बच्चों की अच्छी देखभाल करूंगा। लिन हुआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को दरवाजे पर भेज दिया। यांग जियाई तहखाने में गई, अपने पति की कार चलाई और जिनिक्सियू पार्क से निकल गई। झाओ युजिया भी काम पर चले गए। अब घर पर सिर्फ लिन जुवान, दबाओ, एरबाओ, पोफेंग और जियांग जिलान ही बचे थे। बच्चों, पापा द्वारा तुम्हारे लिए गतिविधि क्षेत्र बनाने के बारे में तुम क्या सोचते हो? यह सुनकर दबाओ और एरबाओ पलकें झपकाकर डैडी की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि गतिविधि क्षेत्र क्या होता है। गतिविधि क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे खेल सकते हैं, और यह बहुत सुरक्षित भी है। लिन शुवान ने थोड़ा समझाया, फिर अपना फोन उठाया और ऑनलाइन सर्च किया। कुछ ही देर में उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहां घर में बच्चों के लिए एक्टिविटी एरिया बनाया जाता है और फोन नंबर भी मिल गया। फोन करने के बाद उन्होंने सारी बात समझा दी। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने लिन जुवान से कहा कि वे 2 घंटे के अंदर दरवाजे पर आ जाएंगे। 2 घंटे बाद जब कर्मचारी दरवाजे पर आए तो लिन हुआन ने उन्हें लिविंग रूम में वह स्थान बताया जहां शिशु गतिविधि क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। कर्मचारियों ने सामान जमीन पर रख दिया और काम शुरू कर दिया। अध्याय 174, पालतू शिशुओं का वायु विराम। अरे, क्या आप लोगों ने गौर किया है कि शिक्षक यांग आज सामान्य से कुछ अलग लग रहे हैं? कक्षा में कुछ छात्र यांग जियाई के चेहरे पर मुस्कान देखकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। अलग? क्या शिक्षक यांग हमेशा की तरह एक जैसे नहीं रहते? हर दिन खुश? नहीं, मेरा मतलब है, शिक्षक यांग आज सामान्य से भी अधिक खुश लग रहे हैं। ओह, ऐसा ही लगता है। आप शिक्षक यांग से क्यों नहीं पूछते? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। घर में खटपट और धमाके की आवाज गूंज रही थी। श्रमिक शिशुओं के लिए गतिविधि क्षेत्र तैयार कर रहे थे। दूसरी तरफ लिन शुवान बच्चों के साथ दूसरी तरफ बैठी थी। हालांकि घर में अजनबी लोग थे, लेकिन उनके पिता उनके साथ थे, फिर भी दाबाओबाओ और एरबाओबाओ को कोई डर नहीं था। और पोफेंग भी उनकी रक्षा के लिए वहां मौजूद था। पोफेंग सोफे पर लेटा था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन कान खड़े थे। वह घर में हो रही गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था, और अगर अजनबी कोई गलत हरकत करते तो उस पर झपटने के लिए तैयार था। बड़े मालिक को उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन छोटे मालिक अलग थे और उसका कर्तव्य छोटे मालिकों की रक्षा करना था। 1 घंटे से अधिक समय के बाद अंततः शोर और धमाके बंद हो गए। इस समय कार्यकर्ता खड़ा हुआ और लिन हुआन से कहा, श्री लिन, यह सब स्थापित है। आपको हुई परेशानी धन्यवाद। लिन हुआन ने सिर हिलाया और स्थापना मूल्य के अनुसार उसे पैसे हस्तांतरित कर दिए। नहीं 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 सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। स्थानांतरण प्राप्त करने पर कर्मचारी ने तुरंत विनम्रता से जवाब दिया, फिर शानदार विला पर नजर डाली और अंत में सोफे पर 2 छोटे बच्चों को ईर्ष्या से देखा। सर, अगर भविष्य में गुणवत्ता से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अगर और कुछ नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊंगा। सर, कोई जरूरत नहीं है। घर पर बच्चों की देखभाल करनी है। हम अकेले बाहर जा सकते हैं। कार्यकर्ता ने अपना हाथ हिलाया, यह समझते हुए कि लिन हुआन उन्हें नहीं देख सकता था। मजदूरों को जाते देख लिन शुवान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और लिविंग रूम के एक्टिविटी एरिया की तरफ देखने लगा। अब से बच्चे एक्टिविटी एरिया में खेल सकेंगे। संपूर्ण गतिविधि क्षेत्र का आकार लगभग 10 वर्ग मीटर था। घर काफी विशाल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बच्चों के लिए एक बड़ा गतिविधि क्षेत्र बनाना पड़ा। नीचे की परत एक मोटे, रोएदार कालीन से ढकी हुई थी, जिसमें गर्म करने की भी सुविधा थी। अगर सर्दियों में बहुत ठंड होती तो इसे प्लग लगाकर गर्म किया जा सकता था। उस जगह के चारों ओर एक छोटी सी बाड़ लगी हुई थी। बाड़ ज्यादा ऊंची नहीं थी, मुलायम कपड़े से ढकी हुई थी और उसमें कोई नुकीला किनारा नहीं था। महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोनों को विशेष रूप से गोल किया गया था। इससे शिशुओं को किसी भी प्रकार की हानि से पूरी तरह बचा लिया गया। गतिविधि क्षेत्र भी विभिन्न छोटे खिलौनों, आलीशान गुड़िया आदि से भरा हुआ था। सभी खिलौने विशेष रूप से निर्मित सामग्री से बने थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि बच्चे जिज्ञासावश उन्हें काट भी लें तो कोई समस्या न हो। बच्चों, पापा तुम्हें गतिविधि क्षेत्र में खेलने के लिए ले जाएंगे, ठीक है? या दबाओबाओ और एरबाओबाओ बहुत उत्साहित थे। उन्हें यह भी जानने की उत्सुकता थी कि अजनबी उनके घर में क्या कर रहे हैं। लिन हुआन ने पहले दाबाओबाओ को उठाया और उसे गतिविधि क्षेत्र में रखा, फिर एरबाओबाओ को भी उसमें रखा। बच्चे बड़े होते जा रहे थे। चूंकि वे पलटने और धीरे धीरे रेंगने लगे थे, इसलिए वे कम आज्ञाकारी हो गए थे।
ऐसा कहा जाता है कि बच्चे सक्रिय होते हैं, और यह पूरी तरह सच है। इसके अलावा, अब जब वे थोड़ी देर के लिए बैठ सकते थे, तो वे और भी अधिक बेचैन हो गए थे, मानो यह दिखावा कर रहे हों कि वे बढ़ रहे हैं, पलटने में सक्षम हैं, रेंगने में सक्षम हैं, और उनमें प्राकृतिक क्षमताएं हैं। जमीन पर रेंगने के बाद भी यह और भी चिंताजनक था। एक बार जब बच्चों को सोफे पर लिटा दिया जाता, तो उनके साथ एक वयस्क का होना जरूरी था, क्योंकि अगर वयस्क आसपास न हो, तो वे आसानी से जमीन पर गिर सकते थे। इसलिए लिन हुआन ने घर पर एक गतिविधि क्षेत्र स्थापित करने का फैसला किया, ताकि भविष्य में बच्चे गतिविधि क्षेत्र में खेल सकें, और वह भी बच्चों के साथ खेलने के लिए गतिविधि क्षेत्र में जा सके। या जैसे ही वे गतिविधि क्षेत्र में दाखिल हुए, दोनों नन्हे बच्चों की आंखें चमक उठीं और वे उत्साह से इधर उधर रेंगने लगे। वे हमेशा से इस गतिविधि क्षेत्र के बारे में उत्सुक रहे थे। बच्चों, अब से यह तुम्हारा गतिविधि क्षेत्र होगा। हम यहाँ रोज खेल सकते हैं। जब मम्मी वापस आएंगी, तो हम उन्हें भी हमारे साथ खेलने देंगे, ठीक है? या दो छोटे बच्चों को देखकर लिन हुआन धीरे से मुस्कुराए। जब से उन्हें पता चला कि उनके बच्चे हैं और वे अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, तब से दोनों छोटे बच्चे शायद ही कभी रोते थे, जब तक कि उन्हें असहजता महसूस न हो, जैसे कि जब उनके डायपर गीले हो जाते थे या जब वे भूखे होते थे। आमतौर पर, वे मूलतः खुश थे। दोनों छोटे बच्चे वास्तव में बहुत चिपचिपे थे, और जब भी वह वापस आता था, वे हमेशा गोद में लिए जाने की इच्छा रखते थे। लिन जुबान ने भी इस तरह के जीवन का आनंद लिया। यद्यपि यह सितंबर का महीना था, मोडू में मौसम न तो बहुत गर्म था और न ही बहुत ठंडा, बल्कि पूरी तरह उपयुक्त था। बच्चों, आओ, पापा तुम्हारा वीडियो लेंगे ताकि मम्मी तुम्हें स्कूल में देख सकें। लिन हुआन ने अपना फोन निकाला और बच्चों के सामने लहराया। उसने सोचा कि उसे एक दिन एक कैमरा खरीदना चाहिए, ताकि वह बच्चों की प्यारी अदाओं को और अधिक स्पष्टता से कैद कर सके। दोनों छोटे बच्चे गतिविधि क्षेत्र में इधर उधर रेंग रहे थे। जब उन्होंने कोई खिलौना देखा तो एक हाथ से उसका कोना पकड़ लिया, फिर उसे उठाकर फेंक दिया। इसे उठाते रहो, और इसे फेंकना जारी रखें। इसे दोहराते हुए, दोनों छोटे बच्चे बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। लिन हुआन ने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग खोली और बच्चों की प्यारी हरकतें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस समय, एरबाओ बाओ ने एक छोटी बत्तख गुड़िया देखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, छोटी बत्तख गुड़िया अचानक बोली। एरबाओ बाओ उस कर्कश ध्वनि से चौंक गया, उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी छोटी आंखें चौड़ी हो गईं। जब दबाओ बाओ ने आवाज सुनी तो उसने भी उत्सुकता से देखा। एरबाओ बाओ ने छोटी बत्तख को फिर से चुटकी काटी, और छोटी बत्तख गुड़िया फिर से बोली। तभी एरबाओ बाओ छोटी बत्तख की आवाज सुनकर डर गया और रोने लगा। यह देखकर लिन हुआन को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए, और उसने जल्दी से एरबाओ बाओ को अपनी बाहों में भर लिया, उसे सांत्वना दी। पोफेंग ने एरबाओ बाओ को साइड रेलिंग के बाहर छोटी बत्तख गुड़िया से भयभीत होते हुए सुना। अचानक गतिविधि क्षेत्र में कूद गया, अपनी नाक से छोटी बत्तख गुड़िया को सूंघा, फिर अपना मुंह खोला, छोटी बत्तख गुड़िया को काटा और उसे गतिविधि क्षेत्र से बाहर ले गया। छोटी बत्तख गुड़िया को बच्चों को डराने से रोकने के लिए। पोफेंग को अब भी चैन नहीं था, और वह गतिविधि क्षेत्र में खोजता रहा। जैसे ही उसे कोई ऐसी गुड़िया मिलती जो आवाजें निकालती, वह उन्हें उठाकर एक तरफ फेंक देता। पोफेंग को वास्तव में शिशुओं के लिए ऐसा काम करते देख, लिन हुआन अपना सिर खुजाने से खुद को नहीं रोक सका और प्रशंसा करते हुए बोला, पोफेंग, अच्छा काम किया। पोफेंग ने गर्व से अपना सिर उठाया, मानो कह रहा हो, छोटे स्वामी मेरे द्वारा संरक्षित हैं। अध्याय 175 जीआई, क्या तुम फिर से आगे बढ़ रहे हो? हालांकि, खिलौने को बाहर फेंक दिए जाने के बाद, दाबाओ बाओ और एरबाओ की पोफेंग में और भी अधिक रुचि हो गई। दबाव रेंगते हुए पोफेंग के पास गया और उसका पैर पकड़ लिया। वे बड़बड़ाते हुए पोफेंग की ओर बढ़े। दबाव और एरबाओ को आते देख, पोफेंग हक्का बक्का रह गया। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी ढंग से खेल के मैदान में लेट गया, ताकि दबाव और एरबाओ उसे पकड़ सकें। उसने अपना सिर घुमाकर लिन जुबान की ओर देखा और शिकायत में रोने लगा। हा, पोफेंग, बस बच्चों के साथ खेलो। वे भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। पोफेंग बहुत साफ था। उसे हर कुछ दिनों में नहलाया जाता था, इसलिए लिन जुबान बच्चों को उसे छूने देने में खुश थी। पोफेंग द्वारा पकड़े गए खिलौनों को दूर रखने के बाद, लिन हुआन ने वीडियो को सहेजा, उसे संपादित किया और बिलिबिली पर अपलोड कर दिया। अब, उनके बिलिबिली खाते में पहले से ही कई प्रशंसक हैं, जिनकी संख्या 5 मिलियन को पार कर गई है। आखिरकार, लिन जुबान की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। वह कई बार ट्रेंड कर चुका था, और वह भी हमेशा अच्छे कामों के लिए। वे सभी सकारात्मक बातें थीं, उन अभिनेताओं की तरह नहीं जो ट्रेंड में थे। इस वीडियो को बिलिबिली पर अपलोड करने के बाद, लिन हुआन ने सहेजे गए वीडियो को बिना किसी संपादन के, पारिवारिक समूह और अपनी पत्नी के वीचैट खाते में भेज दिया। कुछ ही देर बाद यांग जियाई ने जवाब दिया, वो पति, मैं घर जाना चाहती हूँ। बच्चे बहुत प्यारे हैं। क्यू। अपनी पत्नी का संदेश देखकर लिन शुवान मुस्कुराया। कभी कभी अपनी पत्नी को इस तरह चिढ़ाना बहुत मजेदार होता है।
बिलीबिली पर लिन हुआन का अनुसरण करने वाले नेटिजन्स को तुरंत वीडियो पुश प्राप्त हुआ। वीडियो की सामग्री को देखते हुए कई नेटिजन्स ने अपनी ईर्ष्या व्यक्त की। वाह, यह पो फैंग कितना होशियार है। इसे पता है कि यह छोटा बत्तख का खिलौना बच्चों को डरा देगा, इसलिए यह खेल के मैदान में कूद जाता है और उसे उठा लेता है। और वह खोजता रहता है। जैसे ही उसे कोई ऐसा खिलौना मिलता है जो आवाज करता है, वह उसे भी उठा लेता है। उनके घर के कुत्ते को देखो, फिर मेरे घर के कुत्ते को देखो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। मैं अपनी चप्पलें ढूंढ रहा हूं। हाहा, मैंने पो फैंग द्वारा खिलौने चुनने का वीडियो अपने कुत्ते को दिखाया। मेरा कुत्ता दंग रह गया। हाहा, मेरे कुत्ते को मैंने अनुशासन सिखाया है और अब वह कोने में खड़ा होकर मुझे नाराजगी से देख रहा है। वह अभी भी उलझन में दिख रहा है, मानो पूछ रहा हो कि मैं उसे क्यों डांट रहा हूं। बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। जब एरबाओ रोया तो मेरा दिल दुख गया। हाँ हाँ, हालांकि दबाव और एरबाओ अब थोड़े मोटे हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत प्यारे। ओह, अगर मेरे घर पर 2 ऐसे प्यारे छोटे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। हाहा, क्या आप लोगों ने गौर किया कि अपलोडर ने बच्चों के लिए जो खेल का मैदान बनाया है, वह बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि यह लगभग 10 वर्ग मीटर का है ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं। यह शायद 10 वर्ग मीटर का होगा। मुझे बच्चों से बहुत ईर्ष्या हो रही है कि उनके पास इतना बड़ा खेल का मैदान है। इतने बड़े खेल क्षेत्र के साथ और कमरे में जगह को देखते हुए, यह संभवतः छोटा भी नहीं है। हाहा, मुझे याद आया कि अपलोड करने वाला 2 ग्रुप कंपनियों का चेयरमैन है। उसका घर स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा है। वो अगर अपलोड करने वाला शादीशुदा न होता तो बहुत अच्छा होता। तब मेरे पास मौका होता। संभल जाओ, तुम सब ने अपलोडर की पत्नी को देखा है। वह बहुत खूबसूरत है। अगर तुम अपलोडर की पत्नी जैसी दिखती, तो क्या तुम अब भी इस बात से डरती कि तुम्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो तुमसे प्यार करता हो? आज के समय में सभी सुंदर युवक विवाहित हैं, अफसोस। क्या वे सेलिब्रिटी अविवाहित नहीं हैं? आपके पास एक मौका है। चलो, उन मशहूर हस्तियों की तुलना हमारे अपलोडर से मत करो। वे बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। क्या आप नहीं देखते कि हमारा अपलोडर कितना प्रतिभाशाली है? वह न केवल संगीत बजा सकता है, बल्कि सीसीटीवी ने भी उसकी प्रशंसा की है। उन्होंने जो भी काम किए हैं, वे सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं। यह सही है, जिन मशहूर हस्तियों के पास कोई वास्तविक कौशल नहीं है, उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। अब लिन जुवान के अकाउंट का प्रशंसक आधार बहुत मजबूत है। भले ही वह वीडियो पोस्ट न करता हो, फिर भी कई राहगीर उसे फॉलो करते हैं। कुछ नेटिजन्स ने लिन जुवान के अन्य वीडियो भी बार बार देखे। वे लगातार 3 हिट्स वाला कॉम्बो मांगते रहे और उससे बच्चों के और वीडियो पोस्ट करने और उन्हें शेयर करने का आग्रह करते रहे, लेकिन यह अपलोडर अपने प्रशंसकों को ज्यादा बिगाड़ता नहीं दिखता। वह सिर्फ तभी पोस्ट करता है जब उसका मन करता है। फिर भी बहुत से प्रशंसकों ने उन्हें अनफॉलो नहीं किया, और उन्होंने यह भी पाया कि यह अपलोडर दूसरे अपलोडरों से अलग है। उदाहरण के लिए, दूसरे अपलोडर अपने प्रशंसकों को लुभाने के लिए ज्यादा लाइक मिलने पर अगला एपिसोड रिलीज कर देते थे, और कुछ तो व्यावसायिक विज्ञापन भी ले लेते थे। वे वाणिज्यिक विज्ञापनों को अपनाना समझ सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हर किसी को पैसा कमाना है। लेकिन यह अपलोडर इनमें से किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता। हालांकि उसके पहले से ही 5 मिलियन से ज्यादा प्रशंसक हैं, फिर भी वह सिर्फ तभी वीडियो पोस्ट करता है जब उसका मन करता है। स्कूल में कक्षा से पहले के समय का लाभ उठाते हुए यांग जियाई लिन जुवान को संदेश भेजती रही। जियाई, क्या तुम अपने पति से बातें कर रही हो? चेन किंगयुए बाहर से आए, यांग जियाई के पास आए और यांग जियाई को अपना फोन पकड़े और टाइप करते हुए देखकर मुस्कुराए। किंगयू, तुम यहाँ हो? हाँ, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। उसने मुझे अभी अभी बच्चों का एक वीडियो भेजा है। उसने घर पर एक खेल का मैदान बनाया है और लिन जुवान खेल के मैदान में बच्चों के साथ खेल रही है। वाह, खेल का मैदान है। मुझे भी देखने दो, ठीक है? ठीक है। यांग जियाई ने थोड़ा मुस्कुराया, वीडियो खोला और चेन किंगयुए के साथ इसे देखा। यह पो फैंग है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना होशियार होगा। यह वास्तव में जानता है कि बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है। हाँ, यह पो फैंग है। पो फैंग प्रशिक्षित हुआ करता था और इन चीजों को जानता है। अरे, जियाई, तुम्हारा घर पिछली बार से अलग लग रहा है। जल्द ही चेन क्विंगयू को पता चला कि इस वीडियो में यांग जियाई और उसके परिवार का घर पिछली बार से बिल्कुल अलग था। बदलाव बहुत बड़े थे। किंगयू, यह हमारा नया घर है जिसमें हम कल ही शिफ्ट हुए हैं। यह स्प्लेंडिड गार्डन क्षेत्र में है। शानदार गार्डन क्षेत्र। वहाँ विला बहुत महंगे हैं, है ना? यह नाम सुनकर चेन क्विंगयू थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर आश्चर्यचकित हो गया। मेरे पति के अनुसार हमारे विला की कीमत 800 मिलियन है। 800 मिलियन। यह कीमत सुनकर चेन किंगयुए को गहरी सांस आई। यह 8 मिलियन या 80 मिलियन नहीं, बल्कि 800 मिलियन था। 800 मिलियन का क्या मतलब था?
अगर वह और उसका पति पूरी जिंदगी बिना खाए पिए काम करते रहें तब भी वे इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन यांग जियाई के पति की पहचान के बारे में सोचने के बाद वह समझ गई। हालांकि वह एक विश्वविद्यालय का छात्र था, वह 2 समूह कंपनियों का बॉस भी था। जियाई, तुम्हारा आदमी सचमुच अद्भुत है। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मुझे भी लिन जुवान का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर वह न होते तो मैं इतने अच्छे विला में नहीं रह पाती। यांग जियाई ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। अध्याय 176 कार्बन आधारित चिप परीक्षण उत्पाद। दोपहर में जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, यांग जियाई स्कूल से निकलकर घर की ओर चल पड़ा। आज उसका सारा ध्यान अपने बच्चों पर ही था। क्लास के बाद वह उनके वीडियो देखती रही। वह अपने बच्चों और पति से मिलने के लिए घर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसलिए जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, उसने अपना सामान पैक किया और स्कूल से निकल गई। लगभग 10 मिनट बाद यांग जियाई वापस घर आ गया। बच्चों, मम्मी घर आ गई हैं। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, यांग जियाई ने अपने दोनों बच्चों को आवाज दी। ईह ईह। दोनों बच्चे खेल के मैदान में थे। जब उन्होंने अपनी मां को घर आते देखा तो खुशी से किलकारियां भरने लगे। यांग जियाई जल्दी से खेल क्षेत्र में चली गई, प्यारे छोटे बच्चों को उठाया और उन्हें चूमा। उसने दोनों छोटे बच्चों के गालों पर चुंबन किया। दोनों छोटे बच्चे पूरी तरह से हैरान हैं। लिन हुआन ने अपनी पत्नी की हरकतें देखीं और हल्के से मुस्कुराया। तुम ऐसी क्यों हो? तुम बच्चों को डरा रही हो। यांग जियाई ने अपने पति की ओर देखा और मुस्कुराए। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। मेरे लिए अपने बच्चों को चूमना सामान्य बात है ना, बच्चों? तो फिर, पत्नी, क्या तुम्हें भी अपने पति का स्वागत करते हुए चुंबन नहीं देना चाहिए? यह सुनकर लिन हुआन ने एक भान उठाए, यांग जियाई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं नहीं चाहूं तो क्या होगा? यांग जियाई ने चंचलता से मुस्कुराया। अगर मेरी पत्नी मुझे एक नहीं देगी तो मैं आऊंगा। ऐसा कहते हुए लिन हुआन ने अपना शरीर अपनी पत्नी के करीब कर लिया। बच्चों, पापा आ रहे हैं, जल्दी से मम्मी की रक्षा करो। यांग जियाई का चंचल स्वभाव उभर आया। अपने पति को आते देख उसने दूसरे बच्चे को गोद में उठाया और एक तरफ हट गई। पहले बच्चे, मम्मी को पकड़ने में मेरी मदद करो। अपनी पत्नी को खेलते हुए देखकर लिन हुआन ने पहले बच्चे की ओर देखा और उसे अपनी मां को पकड़ने के लिए कहा। शायद अपने माता पिता के खुशनुमा माहौल को महसूस करते हुए पहला बच्चा मुस्कुराया और अपनी मां की ओर रेंगता हुआ चला गया। ओह अच्छा, छोटे, तुम पिताजी के साथ मम्मी को धमका रहे हो। जल्द ही लिन जुबान और पहला बच्चा दोनों यांग जियाई के पास आ गए। लिन हुआन ने हाथ बढ़ाकर यांग जियाई की ठुड्डी को ऊपर उठाया। पत्नी, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, देखो तुम कहां भाग सकती हो। यांग जियाई ने चुलबुले स्वर में कहा, अगर पहले बच्चे की मदद न होती तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाते। क्या ऐसा है? लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया और उसके होंठ यांग जियाई के होंठों पर आ गए। ममम। अचानक जबरन चूमने से यांग जियाई की पलकें कांपने लगीं। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब उसके पति ने बच्चों के सामने उसे जबरदस्ती चूमा है ना? पहले यह हमेशा बच्चों के सो जाने के बाद होता था और फिर जल्द ही लिन जुबान ने अपने होंठ छोड़ दिए और लिन जुबान को कोमल भाव से देखा। मुझे इससे नफरत है, हमेशा लोगों को धमकाना और वह भी बच्चों के सामने। यांग जी ने लिन हुआन को आकर्षक दृष्टि से देखा। वह मुख्यतः बच्चों के सामने एक बुरा उदाहरण स्थापित करने को लेकर चिंतित थी। बच्चों को कुछ नहीं पता। इसके अलावा मैं तो बस अपनी पत्नी के प्रति अपना प्यार जाहिर कर रहा हूं। बच्चों, देखो, पापा ने मम्मी को चूमा। तुम भी मम्मी को चूमो, ठीक है? हाँ। पहला और दूसरा बच्चा खेल के मैदान में रेंगते हुए अपनी मां की ओर बढ़ रहा था, मानो वह भी मां को चूमना चाहता हो। बच्चों, क्या तुम भी मम्मी को चूमना चाहते हो? पहले और दूसरे बच्चे को अपनी ओर रेंगते हुए देखकर यांग जियाई ने धीरे से मुस्कुराया और पहले और दूसरे बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। पहले और दूसरे बच्चे ने खुद को सहारा देकर अपनी मां के बाएं और दाएं गालों को चूमा। ईह। बच्चों, धन्यवाद। पत्नी, तुम बच्चों के साथ खेलो, मैं खाना बनाने जाता हूं। यांग जियाई को बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर लिन हुआन धीरे से मुस्कुराए और रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। ठीक है, पति। लिन हुआन खड़ी हुई, खेल क्षेत्र से बाहर निकली और रसोई की ओर चली गई। चलो बच्चों, पापा खाना बनाने जा रहे हैं। मम्मी तुम्हारे साथ खेलेंगी। शनिवार को शंघाई एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष यूले चेंग ने फोन किया। उन्होंने लिन जुबान को विज्ञान अकादमी में जाने के लिए कहा। हालांकि लिन हुआन को कॉल प्राप्त होने पर विशिष्ट मामला नहीं पता था, फिर भी उसने यूले चेंग से कहा कि वह बाद में आएगा। पत्नी, मैं विज्ञान अकादमी जा रहा हूं, हो सकता है कि मैं दोपहर के भोजन के लिए वापस न आ पाऊं। ठीक है, आगे बढ़ो। पति। यांग जियाई को पता था कि लिन जुबान व्यस्त थी, इसलिए उसने सिर हिलाया। बच्चों, पापा को अलविदा कहो। पहले और दूसरे बच्चे ने खेल के मैदान में अपने पिता की ओर अपने नन्हे हाथ हिलाए। बच्चों, पापा विज्ञान अकादमी जा रहे हैं।
वहाँ का काम निपटाने के बाद मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। फिलहाल घर पर ही रहो और मम्मी का साथ निभाने में पापा की मदद करो। हाँ हाँ, लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया और दरवाजे से बाहर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद लिन जुवान शंघाई एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए रवाना हुआ। यूलेचिंग पहले से ही अंदर मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहा था। लिन जुवान की कार को आते देख उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया। लिन जुवान कार से बाहर निकलने के बाद बोला, डीन लिन। प्रोफेसर यू, क्या खास बात है? डीन लिन, कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अब हमने एक प्रोटोटाइप चिप पर शोध किया है। आज हमने आपको मुख्य रूप से यह देखने के लिए बुलाया था कि क्या यह चिप आपके विचारों के अनुरूप है। ओह, इतनी जल्दी? यह सुनकर लिन जुबान थोड़ा हैरान हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि विज्ञान अकादमी की ताकत के साथ इस चिप पर अभी भी कुछ समय तक शोध करना होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पहले से ही एक प्रोटोटाइप मौजूद है। ऐसी स्थिति में उसे अच्छी तरह से देखना होगा। डीन लिन, चलिए चलते चलते बातें करते हैं। यह अभी भी एक प्रोटोटाइप है। हमने आपको यह देखने के लिए बुलाया था कि क्या इसमें और कोई सुधार हैं। अगर कोई समस्या नहीं आई तो प्रयोग के बाद इस चिप का उत्पादन जारी रह सकेगा। ठीक है। यूलेचिंग लिन जुवान को अनुसंधान केंद्र ले गया। जब अन्य 10 वैज्ञानिकों ने लिन जुवान को आते देखा तो उन्होंने उसका स्वागत किया। नमस्ते, डीन लिन। नमस्ते, डीन लिन। ठीक है, नमस्ते। यूलेचिंग लिन जुवान को एक मेज के पास ले आया। मेज पर एक मोबाइल फोन रखा था। डीन लिन, हमने इस मोबाइल फोन पर यह चिप लगाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मॉडेम चिप मुख्य रूप से मोबाइल फोन के संचार कार्य के लिए जिम्मेदार है और इसमें एक ही चिप सिस्टम, एकल चिप पर एकीकृत एक संपूर्ण प्रणाली पर 2G, 3G, 4G और 5G फंक्शन हैं। दूसरे शब्दों में, उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन से टेक्स्ट संदेश भेजने, फोन कॉल करने और इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए एक मॉडेम चिप की आवश्यकता होती है। मॉडेम चिप में कमजोरियां होने पर हैकर या नेटवर्क हमलावर इन कमजोरियों का उपयोग एंड्रॉयड मोबाइल फोन सिस्टम पर हमला करने और दुर्भावनापूर्ण और अदृश्य कोड डालने के लिए कर सकते हैं। एक बार हैकर्स द्वारा लक्षित किए जाने पर उपयोगकर्ताओं के टेक्स्ट संदेश, कॉल रिकॉर्ड, कॉल जानकारी और यहां तक कि मोबाइल डिवाइस पर उपयोगकर्ता पहचान मॉड्यूल को अनलॉक करने से उपयोगकर्ताओं की नेटवर्क प्रमाणीकरण जानकारी और संपर्क जानकारी संग्रहीत हो सकती है। और हमारी चिप इन कमजोरियों से पूरी तरह से बचती है और सुरक्षा के मामले में बहुत मजबूत है। अध्याय 177। मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए मुझे खुद खाना बनाना पड़ता है। निस्संदेह, हमारे चिप्स का उपयोग अस्थायी रूप से परीक्षण के लिए मोबाइल फोन पर किया जा रहा है, लेकिन एक बार जब वे पूर्ण हो जाएंगे, तो हम अन्य दिशाओं में भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि उस समय तक हमारे घरेलू चिप्स पूरी तरह से हमारे चिप्स द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। लिन हुआ ने उस पर नजर डाली और जल्दी से पता चला कि चिप में अभी भी कुछ समस्याएं थीं। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रोफेसर यू, आप बहुत छोटी सोच रखते हैं, आपकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है। यद्यपि यह चिप अभी भी प्रायोगिक चरण में है, फिर भी कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। ओह, राष्ट्रपति लिन किस बारे में बात कर रहे हैं? यह सुनकर यू लेचिंग थोड़ा हैरान हो गया। लिन जुबान मुस्कुराया, चिप के उन क्षेत्रों को इंगित करना शुरू किया जहां सुधार की आवश्यकता थी और फिर उन्हें लिख लिया और डेटा को बदलना शुरू कर दिया। दोपहर के समय, क्योंकि लिन जुबान घर पर नहीं थी, केवल झाओ युजिया, यांग जियाई और बच्चे ही घर पर थे। युजिया, क्या तुम बच्चों की देखभाल में मेरी मदद कर सकती हो? मैं दोपहर का खाना बनाने जाती हूँ। दोपहर का भोजन तैयार करो। जियाई, क्या तुम खाना बनाओगी? यह सुनकर झाओ युजिया ने आश्चर्य से यांग जियाई की ओर देखा। हाँ, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। जियाई, क्या हम टेकअवे ऑर्डर कर लें? झाओ युजिया ने यांग जी से झिझकते हुए कहा। टेकअवे बहुत गंदा है, यह अच्छा नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। चिंता मत करो, मैं इतने लंबे समय से लिन शुवान के साथ हूँ। भले ही मैंने सब कुछ नहीं सीखा है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा खाना पकाने का कौशल अब पहले से बहुत बेहतर है। यांग जियाई ने अपनी छाती थपथपाई, अपनी भौहें उठाईं और आत्मविश्वास से कहा। इतने लंबे समय तक लिन जुबान के साथ रहने के कारण यांग जियाई ने कुछ सूक्ष्म गतिविधियां भी सीख ली, जैसे कि अपनी भौहें उठाना। तो फिर तुम जाकर दोपहर का खाना बनाओ। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इतना आत्मविश्वासी देखकर झाओ युजिया के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी माँ दोपहर का खाना बना रही है। बाद में चाची का बुरा हाल हो जाएगा। यांग जियाई के अंदर जाने के बाद झाओ युजिया ने दोनों छोटे बच्चों को परेशान देखा। या सबसे बड़े और दूसरे बच्चे ने अपना सिर झुकाकर अपनी चाची की ओर देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी चाची ऐसा भाव क्यों बना रही हैं। तुम्हें पता नहीं है, जब मैं पहले तुम्हारी माँ के घर पर था, तो तुम्हारे दादा दादी व्यस्त थे और तुम्हारी माँ खाना बनाने चली गई और लगभग रसोई में आग लग गई। बाद में एक और बार ऐसा हुआ जब तुम्हारी माँ ने सब्जियां तली और सब्जियां जल गईं। हाय, इस बार मुझे डर लग रहा है।
झाओ युजिया को सिरदर्द हो रहा था, उसे उम्मीद थी कि जियाई के खाना पकाने से पहले लिन जुवान वापस आ जाएगा। रसोई में पहुंचकर यांग जियाई ने अपने पेट को छुआ, अब उसे थोड़ी भूख लग रही थी। उसका पति घर पर नहीं था, इसलिए उसे स्वयं खाना बनाना पड़ा। वह आमतौर पर घर पर हर दिन केवल खाने पीने और बच्चों के साथ खेलने में ही व्यस्त रहती थी, क्योंकि उसका पति उसे बिगाड़ रहा था, इसलिए उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन जब उसका पति अचानक घर पर नहीं था, तो उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। रसोई में यांग जियाई एक एप्रन की तलाश कर रही थी। एप्रन, एप्रन। उसने एप्रन शब्द ऐसे कहा जैसे वह उसे स्वयं प्रकट होने के लिए कह रही हो। ओह, यह यहाँ है। एप्रन ढूंढकर और उसे पहनकर यांग जियाई ने फिर से रेफ्रिजरेटर खोला, अंदर देखा और पाया कि वहां सभी प्रकार की सामग्रियां थीं। यह इस महीने में पहली बार है जब मैंने खाना पकाया है, मुझे स्वादिष्ट भोजन बनाना होगा और युजिया की आंखें खोलनी होंगी। यांग जियाई ने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी भींच ली और खुद को खुश करने लगी। उसने मन ही मन यह निर्णय लिया, लेकिन फिर वह हक्की बक्की होकर रेफ्रिजरेटर को देखने लगी। थोड़ी देर बाद यांग जियाई ने आह भरी, क्योंकि उसे खाना पकाने का उत्साह नहीं मिल पा रहा था। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। यांग जियाई ने अपना सिर हिलाया, गहरी सांस ली और उन व्यंजनों के बारे में सोचा जो वह आज बनाने जा रही थी। फिर उसने रेफ्रिजरेटर से सुअर का मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे काटना शुरू कर दिया। काफी देर तक काम करने के बाद आखिरकार उसने सुअर का मांस काट लिया। शंघाई मैजिक सिटी एकेडमी ऑफ साइंसेज में लिन जुवान ने पहले ही चिप के उन क्षेत्रों को इंगित कर दिया था जिनमें सुधार की आवश्यकता थी, और उन्होंने डेटा में पूरी तरह से सुधार कर दिया था। बेहतर आंकड़ों को देखने के बाद यू लेचेंग ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। राष्ट्रपति लिन, आप वास्तव में अद्भुत हैं। उनके दिल में राष्ट्रपति लिन वास्तव में राष्ट्रपति लिन थे, हमेशा से ही अद्भुत। प्रोफेसर यू, आप इसे करने के लिए मेरे डेटा का अनुसरण कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगले महीने इस चिप का सफलतापूर्वक परीक्षण हो जाना चाहिए। तब तक आप इस पर शोध और विकास जारी रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति लिन। राष्ट्रपति लिन, अब दोपहर हो चुकी है, क्यों ना आप हमारी विज्ञान अकादमी में रुकें और साथ में भोजन करें। लिन हुआन ने समय देखा, दोपहर के लगभग 12:30 बज चुके थे। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने कहा, एक मिनट रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं कि क्या उन्होंने अभी तक खाना खाया है। ठीक है, राष्ट्रपति लिन। लिन हुआन ने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी के वीएक्स खाते पर एक संदेश भेजा। यांग जियाई खाना बनाने के लिए रसोई में गई और वह अपना फोन अपने साथ नहीं लाई, बल्कि उसे गतिविधि क्षेत्र में रख दिया। झाओ युजिया ने यांग जियाई के फोन से संदेश की आवाज सुनी, उसे देखा और पाया कि यह लिन जुवान का था, जिसमें पूछा गया था कि क्या उन्होंने खाना खाया है। झाओ युजिया ने इसके बारे में सोचा, रसोई में हलचल सुनी, फोन अनलॉक किया और लिन जुवान को जवाब दिया। लिन जुवान, जियाई रसोई में खाना बना रही है। उसने कहा कि वह आज खाना बनाएगी। जियाई खाना बना रही है, क्या यह ठीक है? यह ठीक होना चाहिए, है ना? क्या तुम्हारा वहां का काम खत्म हो गया है? मैं काम पूरा कर चुका हूँ। प्रोफेसर यू ने मुझे यहीं रुकने और भोजन करने के लिए कहा है। तो फिर तुम वहां रह सकते हो। जियाई घर पर ठीक रहेगी। और हाँ, क्या तुमने उसे भी नहीं पढ़ाया? ठीक है, तुम उस पर नजर रखने में मदद करो। अगर कोई समस्या हो तो मुझे संदेश भेज देना। ठीक है, प्रोफेसर यू, तो चलिए। ठीक है, राष्ट्रपति लिन, कृपया कृपया। जियाई, लिन जुवान ने अभी एक संदेश भेजा है जिसमें पूछा है कि क्या तुमने खाना खाया है। झाओ युजिया रसोई की ओर चिल्लाया। आवाज सुनकर यांग जियाई ने अपना सिर रसोई से बाहर निकाला और मुस्कुराई। तो आप उससे कहो कि यह ठीक है, मैं खाना बना सकती हूँ। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। लिन शुवान ने कहा कि उनके विज्ञान अकादमी के प्रोफेसर यू ने उन्हें वहां भोजन करने के लिए कहा था। ओह, मैं समझ गया, हम बाद में दोपहर का भोजन भी कर सकते हैं। ठीक है। विज्ञान अकादमी में यू लेचेंग ने लिन जुवान को कैफेटेरिया तक ले गए। इस समय विज्ञान अकादमी के कैफेटेरिया में कई वैज्ञानिक भी मेजों पर बैठकर दोपहर का भोजन कर रहे थे। जब उन्होंने यू लेचेंग को एक बहुत ही सुंदर युवक के साथ आते देखा, तो वे सभी उत्सुकता से देखने लगे। सभी लोग, मैं हमारे शंघाई मैजिक सिटी एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष लिन जुवान, राष्ट्रपति लिन हैं। यह पहली बार है जब वह सभी से मिल रहे हैं। यू लेचेंग ने सभी के चेहरों पर उत्सुकता भरे भावों को देखा, हल्के से मुस्कुराए और समझाया। यह सुनकर सभी को थोड़ी हैरानी हुई। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष हमेशा से एक रहस्यमयी रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अध्यक्ष इतना कम उम्र का होगा। नमस्ते, राष्ट्रपति लिन। सभी को नमस्कार। जैसा कि प्रोफेसर यू ने कहा, यह पहली बार है जब मैं सभी से मिल रहा हूँ। लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए दूसरों का अभिवादन किया। राष्ट्रपति लिन, आइए भोजन परोसने वाले क्षेत्र में चलें। ठीक है। लिन हुआन ने सिर हिलाया और यू लेचेंग के पीछे भोजन परोसने वाले क्षेत्र में चला गया। अध्याय 178, घर पर अच्छा खाना खाएं।
मैं यह कहना चाहता हूं कि विज्ञान अकादमी की कैंटीन का भोजन स्कूल की कैंटीन के भोजन से कहीं बेहतर है। जिनेक्सियू गार्डन विला में यांग जियाई अभी भी खाना बना रही थी, 2 सब्जी के व्यंजन और 1 मांस का व्यंजन तल रही थी। जब यह सब हो गया तो यांग जियाई ने बर्तन मेज पर रख दिए, कटोरे और चॉपस्टिक तैयार कर लिए और झाओ युजिया की ओर देखा। युजिया, आओ और खाओ। ठीक है। या दबाओ और एरबाओ ने अपनी आंखें झपकाईं, अपनी माँ की ओर देखते हुए, मानो पूछ रहे हों, माँ, हमारा क्या? आमतौर पर जब लिन जुबान घर पर होता था तो वह कुछ तैयार करता था, भले ही बच्चे पूरक आहार ना खाते हों। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि बच्चे लालची न बने और कुछ अतिरिक्त भोजन खाने की इच्छा न रखें। बच्चों, मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ भी तैयार नहीं किया। यांग जियाई ने दबाओ और एरबाओ को अपनी ओर पलकें झपकाते हुए देखा और क्षमा याचना करते हुए कहा। या एरबाओ ने अपना सिर झुकाया, मानो कह रहा हो, पिताजी ने इसे हमारे लिए तैयार किया, तो माँ ने इसे हमारे लिए क्यों नहीं तैयार किया? बेटी, तुम्हारी माँ ने ये व्यंजन बनाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। जब तुम्हारे पिताजी शाम को वापस आएं, तो उन्हें तुम्हारे लिए ये सब बनाने देना। झाओ युजिया मुस्कुराते हुए एक तरफ बैठ गया। बेबी, मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। जैसा कि आंटी ने कहा था, पापा के आने का इंतजार करना और शाम को वो तुम्हारे लिए कुछ बना देंगे, ठीक है? या दबाओ और एरबाओ केवल इस बात पर सहमत हो सकते थे, भले ही डैडी अब घर पर नहीं थे। आओ, मम्मी तुम्हारे लिए दूध तैयार करेंगी। यांग जियाई ने दूध की बोतल ली और बच्चों के लिए दूध तैयार किया। युजिया, पहले तुम खा लो, मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद आऊंगा। ठीक है। झाओ युजिया ने सिर हिलाया, अपनी चॉपस्टिक उठाई, प्लेट में रखे व्यंजनों को देखा, फिर मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे चखा। खैर, जियाई का खाना पकाने का कौशल वास्तव में पहले से बहुत बेहतर है। न बहुत बुरा, न बहुत स्वादिष्ट, बस खाने लायक। युजिया, कैसी है? खैर, खाना पकाने के कौशल के मामले में यह वास्तव में पहले से बहुत बेहतर है। यह सुनकर यांग जियाई के चेहरे पर अचानक मुस्कान खिल गई। बच्चों को दूध पिलाने के बाद उसने उन्हें गतिविधि क्षेत्र में बिठा दिया। गतिविधि क्षेत्र में साइड रेल्स हैं, इसलिए अब बच्चों को पालने में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाने की मेज पर आकर बैठ गई यांग जियाई ने अपनी चॉपस्टिक ली और स्वाद चखा। खैर, हालांकि इसकी तुलना मेरे पति द्वारा बनाए गए भोजन से नहीं की जा सकती, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी पाककला में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि शायद इसलिए कि उसका पति घर पर नहीं था और घर में उसके पति का कोई पता नहीं था, उसके पास खाने की ऊर्जा नहीं थी। हालांकि उसका पति कुछ ही घंटों के लिए घर से बाहर गया था, फिर भी उसे उसकी थोड़ी याद आती थी। जियाई, क्या हुआ? झाओ युजिया ने यांग जियाई को कुछ उदासीनता से देखा और संदेह से पूछा। कुछ भी नहीं। अपनी सबसे अच्छी दोस्त का सवाल सुनकर यांग जियाई ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मुझे अनुमान लगाने दो, क्या तुम लिन जुवान को याद कर रहे हो? यह देखकर कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके दिल की बात कह दी थी, यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं पता। क्या ऐसा है? झाओ युजिया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। जियाई अब ऐसी थी, यह कहना बिल्कुल झूठ होगा कि उसे लिन जुवान की याद नहीं आती थी। लिन जुवान थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, तुम्हें पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर लिन जुवान को पता चला कि तुम उसे याद करने की वजह से खाना नहीं खा पा रही हो, तो उसे तुम्हारे लिए दुख होगा। झाओ युजिया यांग जी को समझाते हुए एक तरफ बैठ गए। यांग जियाई ने सिर हिलाया, अपनी चॉपस्टिक उठाई और दोपहर का खाना खाने लगी। आधे घंटे से अधिक समय के बाद उसने केवल एक कटोरी चावल और कुछ सब्जियां खाईं। आमतौर पर अगर लिन जुबान घर पर होती तो वह 2 कटोरे चावल खा सकती थी। दोपहर का भोजन करने के बाद यांग जियाई ने बर्तन साफ किए और उन्हें धोने के लिए रसोई में चली गई। नहाने के बाद वह गतिविधि क्षेत्र में आई और दबाव और एरबाओ को देखने लगी। दबाव और एरबाओ ने अपनी माँ की तरफ देखा। शायद उन्हें अपनी माँ का बुरा हाल महसूस हुआ, इसलिए वे रेंगते हुए माँ की तरफ बढ़े और माँ के पास पहुंचकर चिल्लाने लगे। माँ, बेबी, मम्मी आ गई हैं। दबाव और एरबाओ को देखकर यांग जियाई को उनसे सांत्वना मिली और उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। उसने अपना फोन निकाला और देखा। अब लगभग 1:30 बज रहे थे। अपने पति के वीचैट अकाउंट को देखने पर पता चला कि अभी भी एक संदेश था जो उसने उसे 12 बजे भेजा था। क्या करूं? क्या मैं अपने पति को संदेश भेजूं? नहीं, नहीं, मेरे पति अभी व्यस्त होंगे, बेहतर होगा कि मैं उन्हें परेशान न करूं। यांग जियाई ने सिर हिलाया। उन्होंने अभी अभी खाना खत्म किया था और सिर्फ 1 दर्जन मिनट ही बीते थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे बीत गए हों। यदि इस समय उसका पति उसे संदेश भेजकर बता दे कि वह वापस आ रहा है, तो कितना अच्छा होगा। जैसे ही वह बेतहाशा सोच रही थी, डिंग, वीचैट संदेश की ध्वनि बजी। यांग जियाई ने जल्दी से उस ओर देखा। पत्नी, मैं तो वापस आ ही रहा हूँ। क्या तुमने अच्छा खाना खाया? जैसे ही उसने यह संदेश देखा, उसका सारा असंतोष और अकेलापन गायब हो गया।
अपना फोन पकड़े हुए यांग जियाई मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं कर सकी। दबाव और एरबाओ ने अपना सिर झुकाया और अपनी माँ की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी माँ अचानक क्यों हंस पड़ी, लेकिन वे इस बात से बहुत खुश भी थे कि उनकी माँ अच्छे मूड में थी। झाओ युजिया एक तरफ बैठकर देख रहा था। यांग जियाई के चेहरे पर मुस्कान देखकर साफ जाहिर था कि लिन जुवान वापस आ रहा होगा। वह अभी भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के विचारों को जानती थी। यांग जियाई ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे पता है, हम घर पर अच्छा खा रहे हैं। जल्द ही, लिन हुआन ने फिर से उत्तर दिया, पत्नी आपने कड़ी मेहनत की है, मैं कुछ ही मिनटों में घर आ जाऊंगा। ठीक है। बातचीत समाप्त करने के बाद यांग जियाई ने तुरंत अपना फोन नहीं रखा, बल्कि उनकी चैट सामग्री को देखना जारी रखा। झाओ युजिया ने हल्की सी आह भरी। लिन शुवान के आने के बाद से उसकी सबसे अच्छी दोस्त की बुद्धि में गिरावट आ गई थी। वह पूरी तरह से बेवकूफ लग रही थी। कुछ ही देर बाद लिन हुआन वापस जिनिक्सियू गार्डन में गया, कार को बेसमेंट में पार्क किया और फिर दरवाजे पर आया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पोफेंग और जियांगजिलान ने जब लिन जुवान को वापस आते देखा तो वे भौंकने लगे। वे म्याऊं म्याऊं करने लगे। बाबा दबाव और एरबाओ ने भी अपने पिता को पहली बार वापस आते देखा और गतिविधि क्षेत्र में खुशी से अपने छोटे हाथ हिलाए। पत्नी, मैं वापस आ गया हूँ। लिन हुआन ने उनकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आवाज सुनकर यांग जियाई की आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत गतिविधि क्षेत्र में खड़ी हो गई। फिर वह गतिविधि क्षेत्र से बाहर निकली और तेजी से लिन हुआन की ओर बढ़ी। पति, आप अंततः वापस आ गए। यांग जियाई ने दुखी होकर लिन जुवान के शरीर को तुरंत गले लगा लिया। पत्नी, क्या हुआ? अपनी पत्नी के ढकी चेहरे को देखकर लिन हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने धीरे से अपनी पत्नी की पीठ थपथपाई और उसे धीरे से सांत्वना दी। तुम्हारे जाने के बाद से वह बहुत परेशान है। अभी जब वह खाना खा रही थी, तब भी उसने सिर्फ एक कटोरी चावल खाया था। झाओ युजिया ने समझाया जब उसने लिन हुआन को वापस आते देखा। बीवी, तुम ठीक नहीं हो। पति तो बस काम निपटाने के लिए बाहर जाते हैं, एक दो दिन के लिए बाहर नहीं जाते। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें आज्ञाकारी होकर खाना खाना होगा। लिन हुआन ने अपनी पत्नी की दुखी नजर को देखा और उसे सांत्वना दी। अध्याय 179, बच्चों के साथ फिल्म देखना। लिन हुआन ने धीरे से अपनी पत्नी के बालों को सहलाया और फुसफुसाया। आपकी याद आ रही है। यांग जियाई ने लिन जुवान की ओर देखा और धीरे से बोली। पति को भी बीवी की याद आती है, पर मैंने ठीक से खाना खाया। मैं खाना खत्म करूंगी तो पति तुरंत वापस आ जाएगा। तो बीवी, तुम्हें भी घर पर ठीक से खाना चाहिए। तुम ऐसा दोबारा नहीं कर सकते, समझे? वह बहुत धीरे से बोला, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी घर पर उसे याद करती है। मुझे पता है। यह सही है। लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी छोटी, नाजुक नाक को धीरे से चुटकी काटी। इयाह, इयाह। सबसे बड़ा और दूसरा बच्चा खेल के मैदान में थे और अपने पिता से आग्रह कर रहे थे, मानो कह रहे हों कि पापा अभी तक हमें गोद में लेने क्यों नहीं आए। बच्चों की आवाज सुनकर लिन हुआन मुस्कुराया। पत्नी, चलो बच्चों के पास चलते हैं। ममम ममम, बच्चों, पापा वापस आ गए हैं, आओ पापा तुम्हें पकड़ लें। लिन हुआन खेल के मैदान में गया, बैठ गया और दूसरे बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया। याह, बाबा, अरे, पापा आ गए हैं। पति जी, आपको किस मामले को निपटाने के लिए बुलाया गया है? पत्नी, वहाँ जो चिप है, वह विकसित हो चुकी है, लेकिन अभी उसका परीक्षण शुरू हुआ है, इसलिए यू लेचेंग ने मुझे जाकर देखने के लिए कहा है। इसे देखने के बाद मैंने इसमें कुछ बदलाव किए। उम्मीद है कि अगले 1 महीने में चिप्स का क्रमिक परीक्षण किया जा सकेगा। इस साल हमारी विज्ञान अकादमी एक बिल्कुल नई चिप लॉन्च करने में सक्षम हो जाएगी। वाह, मेरे पति अद्भुत हैं। यह सुनकर यांग जियाई ने अपने पति की ओर मोह से देखा। उनके पति हमेशा से ही बहुत उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली रहे थे। पत्नी, इस साल जब गर्मी की छुट्टियां आएंगी तो क्या हम पहले कहीं घूमने चलें और फिर घर चलें? यात्रा? हम कहाँ जा रहे हैं? जहां भी पत्नी जाना चाहेगी, हम चलेंगे। पति ने एक निजी जेट खरीद लिया है। निजी जेट? यांग जियाई ने प्राइवेट जेट के बारे में सुना था, सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद सकते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति के पास भी ऐसा जेट होगा। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ बीवी, मेरा प्राइवेट जेट मैजिक सिटी में खड़ा है। जब बीवी कहीं घूमने जाना चाहेगी तो हम प्राइवेट जेट लेकर साथ में घूमेंगे। हाँ, मैं उन मजेदार सुंदर स्थानों पर जाना चाहता हूँ। यांग जियाई ने उत्साह से कहा। ठीक है। रात में लिन जुवान और यांग जियाई सबसे बड़े और दूसरे बच्चे को पूरक भोजन खिला रहे थे। इयाह। सबसे बड़े और दूसरे बच्चे ने खाना खाते समय अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ कह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से लिन हुआन और यांग जियाई उनकी आवाजों का कोई अर्थ नहीं समझ सके। यांग जियाई ने एक पल के लिए सोचा, सबसे बड़ा और दूसरा बच्चा शायद कह रहे थे कि डैडी को पूरक भोजन बनाकर उन्हें खिलाना चाहिए। बच्चों,
क्या तुम यह कह रहे हो कि पिताजी को तुम्हारे खाने के लिए पूरक आहार बनाना चाहिए? या सबसे बड़े और दूसरे बच्चे ने पलकें झपकाईं, मानो कह रहे हो हाँ। लगता है पापा को अभी भी घर पर रहना होगा, वरना मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। पत्नी बच्चों के लिए पूरक आहार बनाना चाहती है। पति आपको सिखा सकते हैं। सीखने के बाद आप भी बच्चों के खाने के लिए खुद पूरक आहार बना सकते हैं। बच्चों के कारण अपनी पत्नी का मूड अचानक खराब हो गया। यह देखकर लिन हुआन ने जल्दी से उसे किनारे से बुलाया। बच्चे छोटे खजाने थे और उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से परिवार का बड़ा खजाना थी। उसे उन दोनों को मनाने की जरूरत थी। तो फिर पति, आपको मुझे और सिखाना होगा। सीखने के बाद मैं बच्चों के लिए पूरक आहार भी बना सकती हूँ। यांग जियाई ने भारी स्वर में सिर हिलाया। कोई बात नहीं, जब भी पत्नी सीखना चाहे, पति आपको सिखा सकते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के बाद लिन जुबान और यांग जियाई ने भी अपना खाना खाया। हम पति द्वारा बनाया गया खाना अभी भी सबसे अच्छा है, यांग जियाई ने खाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। झाओ युजिया भी एक तरफ बैठ गए और सिर हिलाया। जियाई के हाथ का खाना खाने के बाद और फिर लिन जुबान के हाथ का खाना खाने के बाद अंतर स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था। रात का खाना खाने और थोड़ी देर आराम करने के बाद लिन हुआन ने होम थिएटर में फिल्म देखने जाने का सुझाव दिया। संयोगवश हाल ही में एक नई फिल्म आई थी जिसका नाम स्टार वार्स या कुछ और था। यांग जी और झाओ युजिया स्वाभाविक रूप से सहमत हुए। हालांकि फिल्म देखने जाने से पहले उन्हें कुछ नाश्ता तैयार करना था। इस तरह वे फिल्म देखते हुए नाश्ता कर सकते थे। जल्द ही लिन हुआन ने 3 गिलास जूस बनाया, स्नैक्स की एक प्लेट लाया और अपनी पत्नी को अपने साथ होम थिएटर में ले गया। होम थिएटर में पहुंचकर उन्होंने फिल्म ढूंढी और फिर जूस और स्नैक्स छोटी सी मेज पर रख दिए। अब कमरे में सिर्फ प्रोजेक्टर से रोशनी आ रही थी और फिल्म आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। यांग जियाई और झाओ युजिया सोफे पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे और बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। ये चीजें तैयार करने के बाद लिन हुआन सोफे के सामने आ गई। सबसे बड़े बच्चे ने पापा को आते देखा, आंटी की बाहों से अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और चाहा कि पापा उसे पकड़ लें। लिन हुआन ने हाथ बढ़ाया, झाओ युजिया की बाहों से सबसे बड़े बच्चे को लिया, उन्हें पकड़ लिया और सोफे पर बैठ गया। दोनों छोटे बच्चे भी पहली बार फिल्म देख रहे थे और स्पष्टतः प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही तस्वीरों से आकर्षित थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी आंखें खोलीं और उत्सुकता से देखने लगे। पत्नी, क्या आप थोड़ा जूस लेंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, यांग जियाई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पति जी, यह फिल्म 1 घंटे से ज्यादा लंबी है। अगर मुझे पानी पीने या फल खाने की वजह से बाथरूम जाना पड़े तो क्या होगा अगर मैं कहानी का कोई अहम हिस्सा भूल जाऊं? यह सुनकर लिन शुवान मुस्कुराई। मेरी बेवकूफ बीवी, हम घर पर फिल्म देख रहे हैं। अगर तुम्हें बाथरूम वगैरह जाना हो तो तुम उसे रोक सकती हो। यांग जियाई यह सुनकर थोड़ा दंग रह गई और फिर बोली, ओह हाँ, मैं भूल गई कि हम घर पर एक फिल्म देख रहे थे, हे। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, जिसके कारण उसे लगा कि वह किसी सिनेमाघर में है, और वह यह पूरी तरह भूल गई कि घर पर होम थिएटर भी है। झाओ युजिया ने जूस का एक घूंट लिया, लिन जुबान और यांग जियाई के स्नेही रूप पर नजर डाली और अपने होंठों को मोड़ लिया। उन्हें लगा कि फिल्म देखने आना शायद गलत फैसला था। फिल्म अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसने पहले ही कुत्ते का खाना खाना शुरू कर दिया था। जल्द ही रोमांचक कथानक सामने आ गया। यह वास्तव में एक बड़ा उत्पादन था और इसकी स्थायी विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त स्थिति के अपने कारण थे। विशेष प्रभावों पर खर्च किए गए धन से दृश्य और श्रवण का आनंद प्राप्त हुआ, जो वास्तव में आनंददायक था। यांग जियाई ने जूस और स्नैक्स के बारे में भूलकर स्क्रीन को गौर से देखा। कथानक के उतार चढ़ाव के कारण वह अचानक एहसास के भाव भी दिखाती थी और जब पिछली फिल्मों में दिखाए गए पूर्वाभास सामने आते थे तो वह विशेष रूप से उत्साहित हो जाती थी। जब कथानक तनावपूर्ण स्थिति में पहुंचता था तो वह अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लेती थी। वह इतनी प्यारी थी। ध्यान से सोचने पर पता चला कि यह पहली बार था जब उसने अपनी पत्नी के साथ कोई फिल्म देखी थी। अपनी पत्नी के आकर्षक रूप को देखकर लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, यह सोचकर कि उसे भविष्य में अक्सर अपनी पत्नी के साथ फिल्में देखने जाना होगा। वह अपनी पत्नी की पसंद की कोई भी फिल्म उसके साथ देखता था। लिन हुआन मुस्कुराया और बच्चों को देखा। बच्चों ने कोई अधीरता नहीं दिखाई, बल्कि गंभीरता से फिल्म देखी। क्या बच्चों को फिल्म में बहुत रुचि है? लिन हुआन ने अपने दिल में सोचा, बच्चों को इतनी गंभीर भाव से फिल्म देखते हुए। अध्याय 180 दबाव वैज्ञानिक बनना चाहता है। हालांकि वह थोड़ा अनिश्चित भी था। क्या बच्चे की रुचि फिल्म में थी या फिल्म के विशेष प्रभावों में? बहुत देर सोचने के बाद लिन जुबान ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। इतना छोटा बच्चा क्या समझ सकता है? बेबी, क्या तुम्हें यह फिल्म बहुत पसंद है? लिन हुआन ने अपना सिर नीचे किया, दबाव को देखा और धीरे से पूछा। इया। दबाव ने पलकें झपकाईं, मानो कह रहा हो कि उसे यह पसंद आया। अब लिन शुवान को इसे गंभीरता से लेना पड़ा।
बच्चों को यह फिल्म साफ तौर पर बहुत पसंद आई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चे भविष्य में फिल्म स्टार बनना चाहते हों? यदि ये बच्चों की पसंद होती, तो लिन हुआन स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन करती, जब तक वे खुश रहते। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, यदि बच्चे वास्तव में इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो वह गारंटी दे सकते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो वे जल्द ही विश्व प्रसिद्ध फिल्म स्टार बन जाएंगे। लेकिन क्या होगा यदि बच्चे को फिल्में बनाने में रुचि हो? लिन हुआन ने दाबाओ की स्थिति को ध्यान से देखा और धीरे धीरे एक दिलचस्प दृश्य की खोज की। जब सभी प्रकार की चकाचौंध करने वाली तकनीकें स्क्रीन पर दिखाई देती थीं, तो दबाव विशेष रूप से केंद्रित होते थे, बिल्कुल भी नहीं हिलते थे, लेकिन जब कथानक पात्रों पर केंद्रित होता था, तो दबाव चारों ओर देखने लगते थे। यह देखकर लिन जुबान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। बिल्कुल नहीं। क्या कुछ ही महीनों का बच्चा विज्ञान कथाओं में रुचि रखता है? क्या यह हो सकता है कि इस छोटे से बच्चे ने पुनर्जन्म के समय पतला किया हुआ मिंगपो सूप पी लिया हो? यह सोचकर लिन शुवान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर बच्चा किसी काल्पनिक उपन्यास की तरह पुनर्जन्म लेता है, तो सिस्टम को उसे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन सिस्टम ने कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब था कि बच्चे को विज्ञान कथा में रुचि नहीं थी, बल्कि वह तो बस विज्ञान कथा में रुचि रखता था। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार शिशुओं को विज्ञान अकादमी ले जाने के बाद उन्होंने उन प्रौद्योगिकियों को देखा, इसलिए अब उनमें बहुत रुचि है? यह सोचकर लिन शुवान थोड़ा मुस्कुराया। चूंकि बच्चे को विज्ञान कथा सामग्री में रुचि थी, तो क्या वह भविष्य में उनकी रुचि के अनुसार उन्हें विकसित कर सकता है? उदाहरण के लिए, दबाव, यदि वह भविष्य में सचेत रूप से इस क्षेत्र में उसकी खेती करता है। हो सकता है कि भविष्य में दबाव एक बहुत ही उत्कृष्ट और शीर्ष वैज्ञानिक बन जाए। आखिरकार, उसके दिमाग में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों का भंडार था। वह बस कुछ ज्ञान निकालकर दबाव को सिखा सकता था। अगर दबाव उसे सीख लेता, तो भविष्य में वैज्ञानिक बनना उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। यदि वह सचमुच एक शीर्ष वैज्ञानिक बन गया तो यह भी उसके लिए गर्व की बात होगी। अपना सिर नीचे करके दबाव की ओर देखते हुए, लिन हुआन अचानक बहुत आशान्वित हो गया। मैं वास्तव में दबाव की भविष्य की उपलब्धियों को जल्द ही देखने की आशा करता हूँ। लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और अपना सिर फिर से हिलाया, यह उम्मीद करते हुए कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, ताकि वे अपने माता पिता की गोद में अधिक लाड़ प्यार पा सकें। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद अंततः फिल्म समाप्त हुई। फिल्म खत्म होने के बाद लिन हुआन ने धीरे से कमरे की रोशनी बढ़ा दी। अपने परिवार को कमरे से बाहर ले जाकर लिन हुआन ने छोटी राजकुमारी और एरबाओ के चेहरे को चूमा और फिर दबाव के चेहरे को भी चूमा। दबाव, बाबा। दबाव ने अपने पिता की ओर कुछ उलझन से देखा। दबाव, क्या तुम भविष्य में वैज्ञानिक बनना चाहते हो? या दबाव अपने पिता को जवाब दे रहा था। दबाव की अभिव्यक्ति को देखकर, जो अभी तक उलझन में थी, अचानक उत्साहित हो गई। यह स्पष्ट था कि वह भविष्य में एक वैज्ञानिक बनना चाहता था। यह देखकर लिन हुआन धीरे से मुस्कुराया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा छोटा बच्चा इतनी कम उम्र में वैज्ञानिक बनना चाहेगा। पति, आप दबाव से क्या बात कर रहे हैं? यांग जियाई ने लिन जुवान की दाबाव के साथ बातचीत सुनी और उत्सुकता से पूछा। लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी पत्नी को वह सब कुछ बताया जो उसने अभी अभी खोजा था। लिन जुवान की बात सुनकर यांग जियाई के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में दबाव को विज्ञान कथा सामग्री में रुचि होगी। पति जी, ऐसा लगता है कि बच्चे को यह फिल्म दिखाने लाना सही निर्णय था। पत्नी, हाँ, दबाव, जब तुम बड़े हो जाओगे, तो पिताजी तुम्हें ये चीजें सिखाएंगे, ठीक है? या, माँ। रात में, दबाव और एरबाओ को सुला देने के बाद, यांग जियाई और लिन जुवान बिस्तर पर लेट गए और फिल्म के कथानक के बारे में बात करने लगे। यांग जियाई ने लिन जुवान को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों के कथानक के बारे में कुछ लोकप्रिय विज्ञान भी बताया, जब तक कि उसका मुंह सूख नहीं गया। नहीं, इतनी बातें करने से मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी लाने जा रही हूँ। पतिदेव, क्या आप पीना चाहेंगे? अगर मेरी पत्नी अपने पति को खाना खिलाने को तैयार है, तो उसका पति भी पिएगा। लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया। यांग जियाई ने उसे घूरा, बिस्तर से उठकर एक गिलास पानी डाला, पहले खुद पिया, फिर एक और गिलास पानी डाला और बिस्तर के पास ले आई। लिन जुबान की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, पति, पानी यहाँ है। लिन हुआन बिस्तर से उठ बैठा और अपनी पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। यांग जियाई ने कप पकड़ा और उसे लिन जुबान को सौंप दिया, फिर लिन जुबान के होंठों ने कप को छुआ और अंदर का पानी पी लिया। क्या आपके पति को यह फिल्म पसंद नहीं है? पानी का गिलास वापस रखते हुए यांग जियाई रजाई में घुस गई और लिन जुबान को देखा। पत्नी, तुम यह क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपने मेरे साथ कथानक पर चर्चा नहीं की। लिन हुआन ने अपना सिर रगड़ा और धीरे से कहा, पत्नी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहली 2 फिल्में नहीं देखी हैं, मैंने केवल यही एक देखी है, मुझे कथानक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के स्पष्टीकरण के बाद मैं इसे लगभग समझ गया हूँ। तो यह ऐसा ही है। यांग जियाई ने अचानक लिन जुबान के शरीर को कसकर गले लगा लिया और उस पर मर्दाना गंध सूंघने लगी।
दोनों कुछ देर तक बिस्तर पर लिपटे रहे और फिर धीरे धीरे सो गए। अगले दिन नाश्ता करने के बाद लिन हुआन ने अपना फोन देखा। उसे जी यचुन और जेड यू को बताना चाहिए कि उसने आज पिछली बार उनके साथ क्या चर्चा की थी। वह उन्हें अपनी खबर के लिए इंतजार नहीं करने दे सकता। इसके बारे में सोचने के बाद लिन हुआन ने जेड यू का वीचैट खाता ढूंढा और टाइप किया, मिस जी, आपके दादाजी ने पिछली बार जो मुझसे कहा था, मैं उससे सहमत हूँ। तुम औषधीय सामग्री उपलब्ध कराओ और मैं दवा विकसित करूंगा। इसके अलावा अगर तुम मेरी चिकित्सा कौशल सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कष्ट सहन कर सकते हो या नहीं। अगर तुम इसे स्वीकार कर सकते हो तो अगले शनिवार को जिनिक्सियू पार्क आओ और औषधीय सामग्री ले आओ। जेड यू के घर पर जेड यू को लिन जुवान द्वारा भेजा गया संदेश जल्द से जल्द प्राप्त हुआ। खाना खाते समय जेड यू ने संदेश की सामग्री को देखा और खुशी से चिल्लाया, आह, खाते समय तुम इतने उत्साहित क्यों हो? जी वेनबिन ने अपनी बेटी को देखा और उसे दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक सका। लड़की, क्या मिस्टर लिन ने तुम्हें कोई संदेश भेजा है? जी यचुन ने अपनी पोती के चेहरे पर भाव देखा और मुस्कुराया। दादाजी, आपको कैसे पता चला? हाँ, यह मिस्टर लिन ही थे जिन्होंने संदेश भेजा था। श्री लिन ने कहा कि वह सहमत हैं और जब तक मैं कठिनाई सहन कर सकता हूँ, वह मुझे चिकित्सा कौशल भी सिखाएंगे। क्या वह सच है? जी यचुन अभी भी खा रहा था, लेकिन जब उसने यह सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर लिन की चिकित्सा कुशलता उनसे कहीं बेहतर है। अगर उनकी पोती मिस्टर लिन की आधी चिकित्सा कुशलता भी सीख ले तो वह जीवन भर बेफिक्र रह सकेगी। दादाजी, यह सच है, मिस्टर लिन ने यही कहा था। देखिए, जेड यू ने अपना फोन अपने दादा को सौंप दिया। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड बिना एड्स के और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है।